तमिलनाडु, जहां कभी दिल्ली की राजनीति घुस नहीं पाती थी, आज वहीं दिल्ली से एक बड़ा सियासी ऑपरेशन लॉन्च हो चुका है। 3 घंटे की एक बंद कमरे में बैठक, 3 मंत्री पदों की मांग, 56 सीटों पर सीधी दावेदारी और एक सुपरस्टार जिसकी एंट्री ने पूरे चुनाव को पलट दिया है। सवाल सिर्फ इतना सा है, क्या गृह मंत्री अमित शाह तमिलनाडु का खेल बदलने वाले हैं या फिर अभी इंतजार बाकी है? तमिलनाडु की राजनीति हमेशा ही देश की सबसे दिलचस्प और जटिल सियासी लड़ाइयों में से एक रही है। यहाँ के समीकरण कभी सीधे नहीं होते हैं और इस बार 2026 विधानसभा चुनाव से पहले मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। एक तरफ जहां सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस गठबंधन अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखने की भरसक प्रयास कर रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने अपने सहयोगी एआईएडीएमके के साथ मिलकर एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे दक्षिण के इस गढ़ में भी कमल खिलाया जा सके। लेकिन इस बार तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा ट्विस्ट भी है और ट्विस्ट का नाम है टीवीके, जो एक्टर विजय की नई पार्टी है और चुनाव के लिए एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है। लेकिन असली हलचल तब शुरू हुई जब गृहमंत्री अमित शाह खुद तमिलनाडु पहुंचे और उसके बाद एआईएडीएमके प्रमुख ई पलानीस्वामी के साथ में एक लंबी बैठक होती है और एक बेहद अहम बैठक होती है। सोर्सेज का यह कहना है कि ईपीएस और गृहमंत्री अमित शाह के बीच जो करीब 3 घंटे तक ये मीटिंग चली है, ये कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, बल्कि तमिलनाडु की सत्ता को लेकर सीधा मोलभाव था। बीजेपी ने एआईएडीएमके के सामने 2 ऐसी बड़ी मांगे रख दी हैं जिसने तमिलनाडु की राजनीति में तो भूचाल ला दिया है। पहली मांग ये की गई है कि अगर एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी को कैबिनेट में कम से कम 3 मंत्री पद चाहिए, और दूसरी जो मांग है वो ये है कि बीजेपी 56 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें से कुछ सीटें बीजेपी अपने छोटे सहयोगी दलों को भी देगी। अब तमिलनाडु की राजनीति में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। चुनाव से पहले गठबंधन में रहते हुए किसी भी नेशनल पार्टी ने तमिलनाडु की स्थानीय पार्टी के साथ में इस तरीके से मोलभाव किया हो या हिस्सेदारी मांगी हो, वो भी इस लेवल के ऊपर, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला और इसी कारण वहां हलचल बढ़ गई है। बीजेपी के इस प्रपोजल ने ई पलानीस्वामी को भी बेहद असहज कर दिया और यही कारण है ना तो उन्होंने सहमति दी है और ना ही साफ साफ इनकार किया है। अब उनको डर किस बात का है? डर इस बात का है कि अगर बीजेपी की ये शर्तें वो मान लेते हैं तो डीएमके को एआईएडीएमके के खिलाफ एक मजबूत नैरेटिव मिल जाएगा। डीएमके पहले से ही ये आरोप लगा रही है कि एआईएडीएमके को वोट देने का मतलब है दिल्ली की सरकार, और अगर अब बीजेपी की शर्तें एआईएडीएमके मान लेती है तो इसकी पुष्टि हो जाती है। खुद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी ये दावा कर चुके हैं कि एआईएडीएमके की जीत का मतलब है तमिलनाडु पर बीजेपी का कब्जा होना, और एआईएडीएमके यही नहीं चाहती कि कोई भी नैरेटिव ऐसा हो जिससे तमिलनाडु की जनता में ये मैसेज जाए कि राजनीति का केंद्र अब चेन्नई नहीं दिल्ली हो गई है। लेकिन बीजेपी अपनी एक अलग रणनीति पर काम कर रही है और उसकी रणनीति यह है कि एनडीए को पूरी तरीके से एकजुट किया जा सके, और यही कारण है कि ई पलानीस्वामी के साथ में अमित शाह की मीटिंग के दौरान यह भी प्रपोजल दिया गया कि एनडीए में ओ पनीर सेल्वम, टीटीवी दिनाकरन और विजयकांत की डीएमडीए के जो पार्टी है, तीनों की वापसी हो। और इसकी वजह बिल्कुल साफ है कि ये जो नेता हैं, ये थेवर समुदाय जो तमिलनाडु का ओबीसी वोट बैंक है, बहुत प्रभावशाली ओबीसी वोट बैंक है, उस थेवर समुदाय में इनकी जबरदस्त पकड़ है। लेकिन समस्या यह है कि ईपीएस इन नेताओं को वापस एनडीए में लाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके वापस आने से उनकी लीडरशिप को चुनौती मिलेगी। वहीं बीजेपी ये चाहती है कि कोई भी ऐसा सिरा नहीं छोड़ा जाए जो कि वोटों को नुकसान कर सके और डीएमके के खिलाफ एक एकजुट एनडीए को खड़ा किया जा सके चुनाव के अंदर। और इन सब के बीच में अहम फैक्टर है एक्टर विजय, क्योंकि उनकी एंट्री ने तमिलनाडु की राजनीति को बहुत हद तक बदल दिया है। टीवीके ने डीएमके और एनडीए दोनों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वो साफ तौर पे मंच से कहते हैं कि हमें ना बीजेपी से लेना देना है और ना डीएमके से, यानी ओपीएस और दिनाकरन जैसे नेता और कांग्रेस जैसी पार्टी भी अंदर खाने टीवीके से संपर्क साध रहे हैं कि कहीं ना कहीं गठबंधन हो जाए, और ये बीजेपी के लिए अलार्म बेल है, क्योंकि अगर डीएमके विरोधी वोट बढ़ते हैं तो सीधा फायदा डीएमके को ही होगा, स्टालिन को होगा, वो मजबूत होंगे। और इसीलिए अमित शाह चाहते हैं कि डीएमके के जो भी विरोधी वोट हैं वो एक मंच पर आ जाए, एकजुट हो जाए, चाहे इसके लिए बीजेपी को अपने सहयोगियों के लिए कुछ सीटें छोड़नी भी पड़े तो छोड़ दी जाए। अब अगर 2021 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो वोट शेयर के मामले में डीएमके को करीब 38% वोट मिले थे, एआईएडीएमके को 33% वोट मिला था, बीजेपी को 2.6% वोट मिला था, और अगर सीटों की बात करें तो एनडीए कुल 75 सीटों पर सिमट गई थी, जिनमें से भी बीजेपी के खाते में केवल 4 सीट थी। और यही कारण है कि बीजेपी सिर्फ सीटें नहीं, अब सत्ता में हिस्सेदारी मांग रही है। क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में यह देखा कि बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा, यानी एआईएडीएमके बीजेपी के साथ नहीं थी, और पहली बार लोकसभा में सीट तो कोई बीजेपी नहीं जीत पाई, लेकिन वोट शेयर बीजेपी का 10% से ऊपर पहुंचा।
और अब बीजेपी को लगता है कि ये जो 10% से ज्यादा वोट शेयर लोकसभा चुनाव में उसे मिला वो अब भी उसके साथ है, और ये अगर एआईएडीएमके और छोटी पार्टियों के साथ में जुड़ता है तो गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी ने इस बार कोयंबटूर, मदुरई और चेन्नई जैसे इलाकों पर ज्यादा फोकस किया है। दरअसल इन शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में बीजेपी की पारंपरिक पैठ रही है और पिछले कुछ सालों में वो और मजबूत हुई है। कोयंबटूर की 2 और चेन्नई महानगर की 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के टारगेट पर हैं, क्योंकि वहां मध्यम वर्गीय और हिंदी भाषी आबादी जो है वो निर्णायक स्थिति के अंदर आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी महीने तमिलनाडु की यात्रा के ऊपर जाने वाले हैं और वो वहां औपचारिक रूप से एनडीए या बीजेपी के चुनावी अभियान को शुरू भी कर देंगे। बीजेपी लंबे समय से ये प्रयास कर रही है कि तमिलनाडु में अपना मजबूत आधार तैयार करे। लोकसभा में बहुत आक्रामक रणनीति के ऊपर तैयारी भी की गई, लेकिन परिणाम उतना मुफीद नहीं मिला। सीटों के मामले में वोट शेयर बढ़ गया और अब उसी गणित को बीजेपी आगे बढ़ाना चाह रही है और यही कारण है कि उसने तय कर लिया है कि जरूरत पड़ी तो अपने कोटे से कुछ सीटें अपने सहयोगी दलों को भी देगी ताकि एनडीए को मजबूत किया जा सके। साफ है कि तमिलनाडु में इस बार विधानसभा चुनाव एक मल्टी कॉर्नर फाइट होने वाले हैं। एक तरफ डीएमके और कांग्रेस अपनी सत्ता बचाने की कोशिश करेंगे, वहीं बीजेपी अमित शाह की रणनीति के आधार पर तमिलनाडु की सत्ता में एक बड़ा फिगर बनने की कोशिश में है और एआईएडीएमके के साथ मिलकर सत्ता में वापसी की उम्मीद भी पाले बैठी है। यही कारण है कि ओपीएस और दिनाकरन जैसे नेताओं को साधा जा रहा है। वहीं एक्टर विजय की टीवी का उदय इस चुनावी संग्राम को और भी अप्रत्याशित बना देता है, लेकिन यहां मुख्य भूमिका कांग्रेस की भी रहेगी, जो दोनों हाथों में लड्डू लेकर चलने की कोशिश कर रही है। जहां एक तरफ डीएमके के साथ में जुड़ी हुई है, वहीं टीवीके के साथ में चुनावी संभावनाएं भी तलाश रही है। तो कुल मिलाकर आगे क्या होने जा रहा है, इसके लिए हमें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्या बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग सफल होगी? क्या पलानीस्वामी बीजेपी की मांगों को मानेंगे? और क्या कांग्रेस डीएमके के साथ अपनी मनचाही सीटें हासिल कर सकेगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, क्योंकि तमिलनाडु की ये लड़ाई सिर्फ राज्य की नहीं है बल्कि राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी तय करेगी। अब कौन बाजी मारेगा और कौन दक्षिण का सिकंदर बनेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा।